जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन कवर किया है। आज एक नए टॉपिक के साथ हैं जो मोशन से ही रिलेटेड है, और वो टॉपिक है रोटेशनल मोशन। आज हम लोग रोटेशनल मोशन कवर करेंगे। आई होप आपके सारे पुराने टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। आप सब साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी का कोई बैकलॉग नहीं है, और अगर है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कीजिए। एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं, दैट इज रोटेशनल मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है रोटेशनल मोशन। जब हमने मोशन इन 2D एंड 3D कवर किया था तो सबको याद होगा हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, है ना। सर्कुलर मोशन में हमने बोला था कि मान लीजिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है और ये हमारे पास एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है। ये इस सेंटर के अराउंड घूम रहा है सर्कुलर मोशन में। ये इस सेंटर के अराउंड, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी यहाँ पे सेंटर में थी, और ये इसके अराउंड घूम रहा है, और यहाँ पे इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगती है, जो इसकी कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज करती रहेगी जब तक ये सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। बट रोटेशनल मोशन में फिर ऐसा क्या डिफरेंस है? रोटेशनल, हेलो हेलो, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अभी तक हमने फिजिक्स में ग्रेविटेशन तक कवर किया है। आज एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। ये टॉपिक रोटेशनल मोशन है, मोशन से ही जुड़ा हुआ है। इससे पहले हमने मोशन में 2D एंड 3D कवर किया है। एक और टॉपिक मोशन में, दैट इज रोटेशनल मोशन, आज हम उसे कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं रोटेशनल मोशन। आज हमारा टॉपिक है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या बताता है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, अभी तक आपने सर्कुलर मोशन कवर किया था। हमने सर्कुलर मोशन में कहा था कि हमारे पास एक बॉडी है और ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक में अगर घूम रही है तो हमने उसे कहा कि वो सर्कुलर मोशन कर रही है। और इसका एक्सिस ऑफ मोशन किसके अराउंड घूम रही थी? ये इस एक्सिस के अराउंड एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है बॉडी, जिसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगती है, जो इसकी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। इसमें हमने दो चीज पढ़ी थी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म में ना तो स्पीड चेंज हो रही थी, बट इसकी डायरेक्शन चेंज होगी कॉन्स्टेंटली। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है। हर जगह पे आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन अलग है, हर जगह पे आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन अलग है। पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था कि स्पीड भी चेंज करेगा और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है। ठीक है, बट आज हमारा टॉपिक सर्कुलर मोशन नहीं है। आज हमारा टॉपिक है रोटेशनल मोशन। ये क्या बोलता है रोटेशनल मोशन, और इसका अगर हम लोग एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करें सर्कुलर मोशन से, तो ये कैसे अलग है? डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये बोलता है कि इट इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट की मोशन एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड। जब मैं आपको सर्कुलर मोशन करवा रही थी तो मैंने आपको बोला था कि वो ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ट्रैक की एक्सिस के अराउंड मूव करते हैं। ये देखो, ये अपनी एक्सिस के अराउंड मूव नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल है, क्या ये अपनी एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है? नहीं, ये इस सर्कुलर ट्रैक की एक एक्सिस है, उसके अराउंड एक सर्कुलर मोशन में घूम रही है। बट रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूमता है। जैसे कि ये एक हमारे पास स्पिनिंग डिस्क है, ये डिस्क घूम रही है कॉन्टिन्यूअसली, किसकी एक्सिस के अराउंड? अपनी एक्सिस के अराउंड। ये डिस्क अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रही है, कोई सर्कुलर ट्रैक नहीं फॉलो करी, सर्कुलर मोशन में है, गोल गोल ही घूम रही है, पर किसकी एक्सिस के अराउंड? अपनी ही एक्सिस के अराउंड। ये खुद अपनी ही एक्सिस के अराउंड, यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ एक्सिस है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसके अराउंड ये गोल गोल घूम रही है। 3D में इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, 3D में इमेजिन करने की कोशिश करेंगे इसको, कि ये अपनी एक्सिस के अराउंड गोल गोल घूम रही है। फॉर एग्जाम्पल, सीलिंग फैन अपनी एक्सिस पे रोटेट करता रहता है।
सीलिंग फैन भी एक गोल 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 घूम रहा होता है, एक सर्कुलर मोशन में आप कह सकते हैं जनरल आइडिया में, बट वो एग्जाम्पल किसका है, रोटेशनल मोशन का, क्योंकि उसके पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और उसी के अराउंड वो गोल गोल घूम रहा है। उसकी अपनी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और उसके अराउंड वो गोल गोल घूम रहा है, इसने किसी और की एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं ली। तो जब ऑब्जेक्ट अपनी ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूमे, अपनी ही एक्सिस के अराउंड घूमे, तो हम बोलते हैं कि वो रोटेशनल मोशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब जब हमने सर्कुलर मोशन कवर किया था तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। हमने बताया कि एंगुलर स्पीड क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, और उस सब का रिलेशन हमने एक बार लीनियर मोशन के साथ भी रिलेट करने की कोशिश की थी। एक बार पहले मैं आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दूं कि हम लोग अगर रोटेशनल मोशन कवर करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कैसे क्लियर करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है उस सिनेरियो में। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, इमेजिन करेंगे आप, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये उसकी एक्सिस है। मैं जस्ट यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, इसको सर्कुलर मोशन की तरह नहीं लेके जाएंगे। ये देखो, अभी मान लीजिए वो एक ए पॉइंट पे है और वो यहाँ पे बी पॉइंट पे आ गया एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे काउंट करते हैं, थीटा से। हम उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे काउंट करते हैं, थीटा से, कि उसने अपनी ही रोटेशनल एक्सिस के अकॉर्डिंग, अपनी जो एक्सिस जिसके अराउंड वो घूम रहा था उसके अकॉर्डिंग उसने कितना थीटा ट्रेस किया है, कितना एंगल स्वीप किया है, उसको हम बोलते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट। फाइन, तो यहाँ पे थीटा हमारे लिए क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। और मेजर किस में करते थे इसको, यूनिट्स क्या थी, रेडियंस। यूनिट्स क्या थी, रेडियंस। जब लीनियर मोशन में आते तो हमारे पास यूनिट्स क्या थी, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस की मीटर्स, और यहाँ पे क्या है, रेडियंस। अब उसने एक पर्टिकुलर टाइम में कितना थीटा ट्रेस किया, इसको हम लोग क्या बोलते थे, डी थीटा बाई डी टी को हम लोग क्या बोलते थे, ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। डी थीटा बाई डी टी को हम लोग क्या बोलते थे, ओमेगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। याद आ रहा है, इसमें कुछ नहीं चेंज हुआ, सर्कुलर मोशन जैसा ही है, बस चेंज ये आया है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। वहां पे वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूमता है ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में। मान लीजिए एक आप सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग कर रहे हैं, तो आप उस सर्कुलर पार्क की जो जिस ग्राउंड में आप रनिंग कर रहे हैं उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है, उसके अराउंड घूमेंगे। ठीक है, आप अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूमने लग जाइए, आप अपने ही अराउंड घूमने लग जाइए, आपका एक एक्सिस बनाइए आपने अपने बीच में से और उसी के अराउंड घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, स्पिन करो, बेसिकली आप स्पिनिंग कर रहे हो। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आप उसको रोटेशनल मोशन बोलेंगे कि वो रोटेशनल मोशन बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही फंडा है, डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। और लीनियर मोशन में हम लोग क्या करते थे, डी एस बाई डी टी इज वेलोसिटी, और यूनिट्स क्या होती थी, मीटर्स पर सेकेंड। पर यहाँ पे यूनिट्स क्या होंगी, रेडियंस पर सेकेंड। थीटा को हम लोग किस में मेजर करते थे, रेडियंस में। याद आ रहा है। उसके बाद एक एक्सेलरेशन की बात आती थी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर वेलोसिटी आ गई है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी, वो क्या था, डी ओमेगा बाई डी टी, दैट इज अल्फा। डी ओमेगा बाई डी टी क्या थी, अल्फा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। और लीनियर मोशन में यानी कि मोशन 1D में हमारे पास क्या था, dv बाई डी टी इज इक्वल टू ए, एक्सेलरेशन, और इसकी यूनिट्स क्या थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे इसकी यूनिट्स क्या होंगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया। हमने रोटेशनल मोशन का रिलेशन मोशन 1D के साथ बिठाने की कोशिश की है कि वहां पे हम इन सब टर्म्स को कैसे बताते थे, उसके यूनिट्स क्या चेक करते थे, और यहाँ पे इन सारी टर्म्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट कैसे काउंट होती है कि थीटा कितना स्वीप हुआ है, कितना एंगल चेंज आया है, दैट गिव्स अस द एंगुलर वेलोसिटी। थीटा उसने कितना कवर किया, वो हमें डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बताता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
दैट इज ओमेगा। कैसे निकाला? डी थीटा बाय डी टी। यूनिट्स क्या लिखी अभी हमने? रेडियंस पर सेकेंड। मोशन इन 1D में क्या था ये? ds by dt, दैट इज v। गॉट इट? एंगुलर वेलोसिटी, आई एम सो सॉरी, ये हमने गलत कर लिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, और इसकी यूनिट्स क्या है? रेडियंस। मैंने इसको एंगुलर वेलोसिटी कंसीडर कर लिया, आई एम सो सॉरी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा और इसकी यूनिट्स क्या थी? रेडियंस। और लीनियर मोशन में, मोशन 1D में इसको एस से नोट करते थे, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, और यूनिट्स क्या लेते थे? मीटर्स। ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन याद आ रहा है, यूनिट्स और डायमेंशंस में हमने एक रिलेशन पढ़ा था यहाँ पे रेडियंस वाला, कि रेडियंस को अगर डिग्रीज में लेके जाना हो तो क्या करते थे? रेडियंस को अगर डिग्रीज में लेके जाना हो तो क्या करते थे? 180 डिग्री पाई, 180 डिग्रीज अपॉन पाई से क्या करते थे? मल्टीप्लाई। याद आ रहा है कुछ? और अगर डिग्रीज से रेडियंस में आना हो, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हमें, डिग्रीज से रेडियंस में आना हो तो क्या करते थे? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते थे। कुछ याद आया? सबको आया होगा याद, आसान था। कन्वर्जन फैक्टर हमने लर्न किया था कि रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, और डिग्री से रेडियन में आते हैं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, यस, दिस इज ओमेगा। इसको हम लोग लिखते हैं डी थीटा बाई डी टी से, कि कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आया, और इसकी यूनिट्स क्या थी? रेडियन पर सेकेंड, रेडियंस पर सेकेंड। और मोशन इन 1D में ये कैसे था? मोशन 1D में था ये वेलोसिटी v, और इसकी यूनिट्स क्या थी? मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है। अगेन नेक्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा, डी ओमेगा बाय डी टी, और यूनिट्स क्या है? रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। और मोशन इन 1D में क्या था? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और यूनिट्स क्या थी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना सबको क्लियर हो गया? इतना सबको क्लियर हो गया? ये आपने कहीं पहले भी देखा हुआ है, इसको देखो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, पहले देखा हुआ है, नया नहीं है, जाना पहचाना लग रहा है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमने निकाला था, और इसको हम सब आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे कि जो ये मोशन इन 1D है उसका v का एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेशन कैसे बिठाया जा सकता है। ये फॉर्मूला हमें नोट करता है, हमने इसको डिराइव भी किया है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा, ये दोनों हम पहले देख चुके हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा, इन दोनों को हम लोग यूज करेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि हमने इनको कैसे यूज करना है। इसमें क्या है? ये आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 1D में जो है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ कैसे रिलेशन आता है, रेडियस यूज करके या फिर डिस्टेंस यूज करके फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। गॉट इट? इसको यूज करते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है बच्चों? टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सर्कल। एक सर्कुलर मूवमेंट में घूमने के लिए, एक रेवोल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सर्कल, मतलब अगर ये एक ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में है, अभी इसने ए पॉइंट से शुरू किया और ए पे ही एंड करता है, शुरू किया यहाँ पे और यहीं पे खत्म कर दिया, मतलब एक राउंड कंप्लीट करा, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट की, उसके लिए इसको समय कितना लगा, इसको टाइम कितना लगा, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। गॉट इट? फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। ये रेवोल्यूशंस एक यूनिट टाइम में कितनी हुई हैं? ये जो रेवोल्यूशन की गई उसने एक राउंड कंप्लीट किया 1 रेवोल्यूशन, दूसरा राउंड कंप्लीट किया 2 रेवोल्यूशन, तीसरा राउंड कंप्लीट करता है 3 रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशंस एक यूनिट टाइम में कितनी हो, और वो यूनिट टाइम हम लोग सेकंड्स में काउंट करते हैं, तो मतलब एक सेकंड में कितनी रेवोल्यूशंस हुई, दैट इज फ्रीक्वेंसी। डिनोट करते हैं स्मॉल f से, या फिर ये न्यू के साइन से, या फिर इस साइन से। ठीक है। इसकी यूनिट्स होती हैं हर्ट्ज, इसकी यूनिट्स होती हैं हर्ट्ज, एंड ऑल्सो रिटन एज
टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. नहीं, it is also written as frequency is equal to 1 upon time period. Yeah, like this. Frequency is equal to 1 upon time period, यानी कि number of revolutions per unit time. एक यूनिट टाइम में, और ये यूनिट टाइम कितना है, हम लोग 1 सेकेंड लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट. एक यूनिट टाइम में उसकी कितनी रेवोल्यूशंस हुई, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. तो इसकी और क्या यूनिट्स बनती हैं, सेकेंड इनवर्स. टाइम ऊपर चला जाएगा, टाइम रेज़ टू पावर -1, तो यूनिट्स क्या आती है, सेकेंड इनवर्स. गॉट इट. ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी. ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. याद आ रहा है, ये हमने देखा है पहले भी सर्कुलर मोशन में. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. कैसे निकाला था, हमने बोला था कि एक सर्कुलर ट्रैक में घूमता है ऑब्जेक्ट, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, तो इसका थीटा क्या हो जाता है, 360 डिग्रीज. पाई में कन्वर्ट करो, पाई में कन्वर्ट करो, इसको रेडियंस में लेके आओ, कितना आया, 2 पाई. मतलब उसने एक राउंड 2 पाई, यानी कि 2 पाई वाला राउंड, एक राउंड उसने कितने में कवर किया, ऐसे ही निकालते थे ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज ओमेगा. एंगुलर वेलोसिटी था क्या हमारा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी. टोटल डिस्टेंस क्या है उसका, उसने एक राउंड कितने में कंप्लीट कर लिया, 2 पाई डिग्रीज. रेडियंस में हमने निकाला था 2 पाई रेडियंस, और हमारा थीटा क्या है, 360 डिग्री. इसको हमने कन्वर्ट करा पहले किसमें, रेडियंस में. तो 2 पाई, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, एक कंप्लीट राउंड के लिए उसके पास कितना डिस्टेंस है, दिस इज. और एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास कैसे है, 2 पाई अपॉन टी, दैट इज टाइम पीरियड. और 1 अपॉन टी क्या है, फ्रीक्वेंसी. ये फॉर्मूला हमने पहले भी बहुत बार यूज किया है और अब भी इसको आगे यूज करेंगे, ठीक है, रोटेशनल मोशन में. आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, 2 पाई एफ. ठीक है, नेक्स्ट. Which is greater, the angular velocity of our hand, of a watch, और angular velocity of earth around its axis. रेशो देनी है हमने. क्वेश्चन करते हैं. एंगुलर वेलोसिटी क्या, ओमेगा हमने अभी पढ़ा. एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा. कहता कि क्या बड़ा है, एंगुलर वेलोसिटी एक आर हैंड की. आर हैंड का मतलब जो हमारी वॉच होती है ना, वॉल क्लॉक होती है ना, उसके अंदर एक घंटों वाली सुई होती है. वॉल क्लॉक में एक घंटों वाली सुई होती है. कहता वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है कि अर्थ की, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है अपनी एक्सिस के. अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रही है, अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है. कहता कि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है कि ये घंटे वाली सुई जो आपकी वॉल क्लॉक में है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है. तो रेशियो बताइए. ओके फाइन. एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जहां जहां पे ओमेगा आ सकता है, पहले वो वाले फॉर्मूला लिख लो सारे साइड में. मान लीजिए आपके दिमाग में ये आ गया सबसे पहले, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कोई बात नहीं, इसको भी लिख लो. और चेक करो ओमेगा कहाँ पे पड़ा था. फिर आपने ओमेगा पढ़ा था ऐसे, एक ओमेगा आपने पढ़ा है ऐसे. तो जब भी अगर ऐसे डाउट हो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाना है, तो शुरुआत ऐसे ही करनी है कि सारे ओमेगा वाले लिख लो पहले फॉर्मूलाज जितने भी आपको याद हैं, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो. चेक करो कि क्या चीज दी हुई है और क्या मुझे निकालनी है. अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी वाला. आर हैंड का जो काम है, यानी कि जो घंटे वाली सुई है, आप पहले चेक करो वो एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट करती है. जब वो वॉल क्लॉक में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, एक राउंड मार के आती है अपनी सेम जगह पे, कितने टाइम में आती है, 12 घंटे में. कितने टाइम में आती है, 12 घंटे में. फ्रीक्वेंसी क्या चीज थी हमारी, फ्रीक्वेंसी क्या चीज थी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम. तो हमने बोला कि इसने एक राउंड, अब यहाँ पे कितना रेवोल्यूशन, हम कितना राउंड ले रहे हैं इसका, 1 राउंड. और टाइम क्या है, कितने समय में उसने एक राउंड कंप्लीट किया, 12 घंटों में,
12 आवर्स। और जो 12 आवर्स में उसने टाइम कंप्लीट किया, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट की, इसको हम किस में लेके जाएंगे? सेकंड्स में। 1 मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट्स होती हैं? 60। और 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं? 60। ठीक है। 12 आवर्स में उसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट की, एक राउंड कंप्लीट किया। 1 घंटे में कितने मिनट्स हैं आपके पास? 60 मिनट्स हैं। 60 से मल्टीप्लाई, 1 मिनट में कितनी सेकंड्स हैं? 60 सेकंड। सेकंड्स में हमने टाइम निकाल लिया। ये आ गई फ्रीक्वेंसी आवर हैंड के लिए, यहाँ पे लिख लो, दिस द फ्रीक्वेंसी फॉर द आवर हैंड। अब अर्थ की बात करते हैं। कहता है अर्थ की रोटेशन चेक करो। अब अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड एक राउंड जो मारती है उसको कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है अर्थ को एक राउंड मारने में? 24 आवर्स, 24 घंटे। वही सेम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60 सेकंड्स। ये किसके लिए फ्रीक्वेंसी आ गई? अर्थ की रोटेशन के लिए। अर्थ की रोटेशन के लिए हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब कुछ नहीं, ओमेगा कंपेयर करो। ओमेगा ऑफ आवर हैंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/12 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। और अर्थ की चेक करो। ठीक है, रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालते हैं। सिक्सटी से 60 कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, क्या आया? 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 12 2 ज़ा 24, 2:1। क्या आया है आंसर? क्या है हमारे पास? 2:1। जो आर हैंड की एंगुलर वेलोसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ। दिख रहा है ना आपको? 2:1 आई है आपके पास, तो आर हैंड की क्या एंगुलर वेलोसिटी है? 2, और अर्थ की क्या है? 1। तो किसकी ज्यादा है? आर हैंड की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? अर्थ के कंपैरिजन में। हमने ये सॉल्यूशन किया। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे दोनों की 2πf के फॉर्मूला से। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। कुछ नहीं करना, रेवोल्यूशन दोनों की एक काउंट की हमने, यानी कि एक सर्कल एक राउंड कितने में कंप्लीट करता है वो। अब आर एंड का देख लिया कि वो कितने में कंप्लीट करता है एक राउंड? 12 घंटों में। 12 घंटों में जहां पे होती है वो घंटे वाली सुई, वो दोबारा वहीं पे आ जाती है। तो हमने वो 12 आवर्स को, 12 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। सेम फॉर दी अर्थ। अर्थ कितने टाइम में कंप्लीट करेगी एक रोटेशन को अपनी एक्सिस के अराउंड? जो एक रोटेशन मारती है अर्थ, कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं? 24 आवर्स में। 24 आवर्स को 60 हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 60। बस इसको इक्वेट कर देना है, रेशियो निकालनी है। ऊपर रख लिया आर एंड नीचे रख लिया अर्थ वाली एंगुलर वेलोसिटी, और दोनों को इक्वेट कर देना, और हमारे पास आ गया 2:1 इज द आंसर। और ज्यादा किसकी एंगुलर वेलोसिटी? आर हैंड की। ठीक है, नेक्स्ट। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील मेकिंग 420 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं। यहाँ पे सॉल्व भी करवा देते हैं, बट आप साथ के साथ अपना खुद ट्राई करो पहले। कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील मेकिंग 420 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अच्छा, इसने एक कंडीशन दी है यहाँ पे, निकालनी हमें एंगुलर स्पीड ही है, ओमेगा ही निकालना है, बट बोलता है कि 420 रेवोल्यूशंस पर मिनट। रेवोल्यूशंस का नंबर दे दिया एक तो कि 420 रेवोल्यूशंस है, और पर मिनट बोल रहे हैं 420 रेवोल्यूशंस पर मिनट। क्वेश्चन बस यहीं पे है, यहीं पे खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना। फॉर्मूला तो यही लगेगा, फ्रीक्वेंसी ही है, पर मिनट है। इसको किस में लेके जाएंगे? सेकंड्स में। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 डिवाइड 7 आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी, 7 हर्ट्ज और 7 सेकंड इनवर्स। उसकी फ्रीक्वेंसी 7 आई है, ये जो वैल्यू 7 आई है फ्रीक्वेंसी, इसको यहाँ पे पुट करेंगे 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 7, 14 पाई उसकी एंगुलर स्पीड है।
आंसर है ये। समझ आया? कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, कुछ नया नहीं करना था, उसने बस यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मोड़ दिया, 420 रेवोल्यूशंस पर मिनट करके लिख दिया, 420 रेवोल्यूशंस पर मिनट। आपको वो पर मिनट वाली जगह पे दिमाग लगाना था कि हमें मिनट्स में नहीं चाहिए टाइम, हमें किस में चाहिए, सेकंड्स में। हम लोग सेकंड्स में चेक करते हैं, तो 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और फॉर्मूला में डाल देंगे, सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मास। ओके गाइज, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट मास क्या होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है। देखो पॉइंट मास क्या है, व्हेन अ पार्टिकल और अ बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस मोर देन इट्स साइज। हम किसी भी बॉडी को पॉइंट मास कब बोलते हैं। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इसका डायमीटर क्या है 1 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर क्या है 1 सेंटीमीटर, और जो इसने डिस्टेंस कवर किया, जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस इसके साइज से बहुत बड़ा है। तो जब मैं ऐसी सिचुएशन में हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने अपने साइज से बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया, तो हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास कंसीडर करते हैं। हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास लेके ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ पार्टिकल और अ बॉडी ट्रेवल्स डिस्टेंस मोर देन इट्स साइज, अपने साइज के कंपैरिजन में उसका डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट मास। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या बताता है आपको, बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास एंड कंपोज्ड ऑफ वेरियस पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स उसकी कुछ अलग बात बता रहा है, वो कह रहा है कि ये पॉइंट मास नहीं है। यहाँ पे हमने एक जगह पे ऑब्जेक्ट को कंसीडर ही नहीं किया, हमने ये नहीं बोला कि वो एक ही जगह पे है और वो जब मूव करता है तो उसकी पूरी पॉइंट मास में क्या हो रहा है। पॉइंट मास में जब मैं बोल रही हूँ कि इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो मैं इसको एक ही पार्टिकल कंसीडर कर रही हूँ, ओनली जस्ट वन बॉडी, वन पार्टिकल और अ बॉडी। मैं ये तो नहीं कह रही कि इसके नीचे वाले हिस्से ने कुछ अलग डिस्टेंस कवर किया, ऊपर वाले ने कुछ अलग कवर किया। पॉइंट मास का मतलब ये है कि मैंने सिर्फ इसको एक चीज कंसीडर कर ली, एक बॉडी मान लिया कि ये कितना भी 100 किलोमीटर जा रहा है, 200 किलोमीटर जा रहा है, तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट इसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में बोलते हैं कि यहाँ पे हम पॉइंट मास नहीं कंसीडर करते, नॉट अ पॉइंट मास एंड कंपोज्ड ऑफ वेरियस पार्टिकल्स, ये बहुत सारे पार्टिकल्स का बना हुआ है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब बहुत, एक ही ऑब्जेक्ट बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स का बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखो, मान लीजिए ये आपके पास एक रॉड है, ये आपके पास एक आयरन रॉड है, ठीक है। आयरन रॉड अभी ऐसे रखिए ये टेबल के ऊपर, ये आयरन रॉड अभी टेबल पे ऐसे रखिए, मैं इसको उठा के ऐसे वर्टिकल कर दूंगी, 90 डिग्री पे ले आऊंगी टेबल के कंपैरिजन में, टेबल के बेस के अकॉर्डिंग उसके कंपैरिजन में मैं इसको 90 डिग्री पे ले आती हूँ, मान लो रॉड को उसी कलर से बनाएंगे, मैं इस रॉड को 90 डिग्री पे ले आती हूँ, सेम रॉड 90 डिग्री के एंगल पे ले आती हूँ इसको मैं, अभी हॉरिजॉन्टली है टेबल पे, मैं इसको वर्टिकल कर देती हूँ। अब आप क्या बोलेंगे, अब ध्यान से देखो, इसका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के एग्जाम्पल है ये, एक ए पॉइंट यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ पे, सी पॉइंट यहाँ पे और डी पॉइंट यहाँ पे। ध्यान से देखना, ये ए ऐसे आया, बी ऐसे आया, सी ऐसे आया और डी ऐसे आया, ए ऐसे आया, बी ऐसे आया, सी ऐसे आया, डी ऐसे आया। अब जब आप इसको चेक करने की कोशिश करेंगे, सबका आर यहां से इस एक्सिस से रोटेशन हुई है इसकी, हमने इसको इस एक्सिस से घुमाया है, सबका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, सबका एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के अराउंड घूमी है ये रॉड और ये इरेज हो गया, कोई बात नहीं दोबारा बना देते हैं। देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड ये रॉड ऐसे पड़ी थी, हमने इसको ऐसे घुमा दिया। ध्यान से चेक करेंगे, जो मैंने ये लिखा यहाँ पे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, इन सबका रेडियस जो है, इन सबका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिफरेंट है।
डिफरेंट है ना, सबका वी आर जो है वो डिफरेंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। पर एक चीज आपने ध्यान दी यहाँ पे, मैंने आर तो बता दिया आपको डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हर एक पॉइंट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, ये पूरा एक रॉड थी उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, वो अलग अलग डिस्टेंस पे पड़े हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, अलग अलग डिस्टेंस पे पड़े हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से। पर यहाँ पे एक और चीज आपको जाननी है, वो क्या, थीटा सबका चेक करो, सबका सेम है, थीटा सबका सेम है, थीटा जिस जिस थीटा पे सारे ये पार्टिकल्स रोटेट हुए हैं, पॉइंट्स ए बी सी डी जिस थीटा पे रोटेट हुए हैं, सबका थीटा सेम है। थीटा सेम है तो क्या सेम है, ओमेगा। एंगुलर स्पीड या फिर एंगुलर वेलोसिटी सेम है बच्चों, ओमेगा में कोई चेंज नहीं आ रहा। ए को मानो, बी को मानो, सी को मानो, डी को मानो, इन सबका आर तो डिफरेंट है फॉर श्योर, आर डिफरेंट है, बट ओमेगा में कोई चेंज नहीं आ रहा, एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब एक और चीज बताएं यहाँ से ओमेगा को यूज करके, इंटरेस्टिंग हो गया क्या, आपने ये पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये पढ़ा है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी कि v बाय आर इज इक्वल टू ओमेगा। मतलब अब हमने बोला कि ओमेगा सेम रखना है, अगर ये चीज सेम रहेगी तो v अगर बढ़ता है तो r को हम क्या कहते हैं, एक सेकेंड, मैं कैसे लिखूं इसको, लिख सकते हैं हम लोग, मुझे ओमेगा को सेम रखना है इसमें, तो मैंने बोला कि आर सबका डिफरेंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, आर ए का अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है और डी का अलग है। तो वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, जो हम v निकालेंगे वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी ना। तो यहाँ से आपको क्या, यहाँ से क्या समझ आया आपको, जब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चों, जब एंगुलर वेलोसिटी की आप बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी सेम है, क्यों, क्योंकि थीटा सेम है, थीटा सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम रहेगी। जब आप इस फॉर्मूला को देखेंगे, ये ओमेगा सेम रखना है हमने क्योंकि वो सेम है, क्योंकि थीटा सेम है, तो हम एक चीज देख रहे हैं कि आर तो हमारे पास डिफरेंट आ ही गया, आर हमारे पास डिफरेंट है, ओमेगा सेम है, आर डिफरेंट है तो उससे वी अलग अलग आएगा, तो यानी कि वी ए, वी बी, वी सी, वी डी, ये सारे चारों पॉइंट का जो वी है, वेलोसिटी है, दैट इज डिफरेंट, जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है। कैसे वेलोसिटी डिफरेंट कैसे आ रही है, क्योंकि आर डिफरेंट है, वेलोसिटी डिफरेंट कैसे आ रही है, क्योंकि आर डिफरेंट है। ओमेगा तो सेम रखना है हमने, थीटा सेम है तो ओमेगा अपने आप ही सेम हो गया। जब इस फॉर्मूला को देखते हैं, हमने बोला कि ये तो सेम है पर ये चेंज हो रहा है, अगर ये चेंज हो रहा है तो ये किसके अंदर चेंज लेके आएगा, v के अंदर चेंज लेके आएगा, वेलोसिटी के अंदर चेंज लेके आएगा, तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर के, ओमेगा तो सेम है उसको छोड़ दो, अब वो चेंज नहीं हो सकता। तो जिसका ज्यादा आर है, किसका आर ज्यादा है, डी का आर ज्यादा है, आर डी ज्यादा है, इसको ऐसे लिखते हैं, आर डी इज मोर देन आर सी मोर देन आर बी मोर देन आर ए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, अगर डी आर का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। समझ आया, हमने इस पूरी पिक्चर से क्या समझने की कोशिश की कि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं, हर एक पार्टिकल एक सेम थीटा पे जाता है बट उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो अलग है। थीटा सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी पर लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं है, क्योंकि उसको ओमेगा सेम रखना है, क्योंकि थीटा सेम है, बाय डिफॉल्ट थीटा सेम है तो ओमेगा तो अपने आप ही सेम हो गया। तो जब आप ये फॉर्मूला देखते हैं, अगर ये ओमेगा हमेशा सेम रह रहा है इस सिचुएशन में, पर आर तो चेंज हो रहा है ना, तो आर चेंज होने से और क्या चीज का हमें पता लगता है, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी में चेंज आएगा फॉर श्योर। इन सारे पॉइंट्स की जो लीनियर वेलोसिटी है वो अलग अलग होगी, और वो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है किसकी कम है, वो आप आर के साथ रिलेशन में लाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास क्या होता है,
A point at which whole mass of a body is assumed to be concentrated is known as center of mass. एक ऐसा पॉइंट जहां पे आप माने कि उसकी एक बॉडी का पूरा मास उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास. फॉर एग्जाम्पल, जो सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं, रॉड का एग्जाम्पल लेंगे. ये सिमेट्रिकल बॉडी है. मान लीजिए हमने बोला कि ये 10 kgs की रॉड है. ये 10 kgs की एक आयरन रॉड है. सारी जगह से एक ही ज्योमेट्री है इसकी, एक ही शेप है, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं है, सेम है. अभी ये सिमेट्रिकल नहीं है मेरे पास, तो सारी जगह से एक ही जैसी है ये. ठीक है, हम उसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल बॉडी. ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में. इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास को नोट करते हैं COM से. सेंटर ऑफ मास का कहाँ होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर में, एग्जैक्ट बिल्कुल सेंटर में. अगर मुझसे नहीं बना है तो आप समझ लेना, बिल्कुल बीच में इसका सेंटर ऑफ मास होगा. ये मेरे पास स्टाइलस है. ये सिमेट्रिकल बॉडी नहीं है क्योंकि ये पीछे से मोटा है और आगे से पतला है. तो अगर मैं इसको ऐसे बैलेंस करने की कोशिश करूं, जो कि नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा है, माइट भी हो जाए. लेट्स ट्राई वंस मोर. सॉरी, नहीं हो रहा. मतलब ये सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे रॉड को हम लोग बैलेंस कर पाएंगे. वो कहीं भी इधर उधर नहीं गिरेगी. उस पॉइंट पे जहां पे वो बैलेंस हो जाए उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास. इसका एग्जांपल बताऊंगी मैं अभी आपको. सिमेट्रिकल बॉडी में उनका एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही सेंटर ऑफ मास होता है. अभी इतना ध्यान में रखो. ठीक है, ओके. इससे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं मैं क्या बोल रही हूँ अभी आपको. ध्यान से देखो. मैंने बोला कि सिमेट्रिकल बॉडी है, एक रॉड ले लिया, तो हमने बोला उसके बीच में, एग्जैक्ट बिल्कुल बीच में उसका सेंटर ऑफ मास है. फॉर एग्जाम्पल, यही 10 kg की रॉड ले लो, सेम वाली जिसको अभी हमने बताया था कि उसका सेंटर ऑफ मास उसका बिल्कुल बीच में है. मैंने उसकी एक तरफ ये 4 kg का एक बॉक्स या फिर एक मास टांग दिया. इस रॉड की एक तरफ पे मैंने 4 kg का एक मास टांग दिया. अब बताओ उसका सेंटर ऑफ मास किधर चल जाएगा? एक रॉड ली और इस तरफ उसके 4 kg का एक वजन टांग दिया, एक वेट टांग दिया, मैंने एक बैग टांग दिया, मान लीजिए 4 kg वेट का बैग टांग दिया. तो उसका सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ स्लाइड होगा? अभी तो पहले बीच में था जब ये नहीं था, अब किधर की तरफ स्लाइड होगा? इस तरफ. क्यों क्यों स्लाइड होगा इस तरफ? क्योंकि इसको बैलेंस करना है अपने आप को. जिस तरफ वेट इंक्रीज होता जाता है उसी तरफ सेंटर ऑफ मास स्लाइड करता जाएगा. दोबारा से ट्राई करते हैं. ये आगे थोड़ा सा पतला है मेरा वाला स्टाइलस. वेट, ये स्टाइलस आगे थोड़ा सा पतला है और इधर से मोटा है. अगर मैं इधर इसको बैलेंस करने की कोशिश करूं, ये थोड़ा स्लिपरी है. ओके, माइट भी हो जाए. ओके गाइस, फाइनली अभी देखो ये बैलेंस हो गया. कैसे हुआ बैलेंस? ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं अभी, चलो सॉरी, ये बैलेंस हो गया था. अगर आपने देख पाया, ध्यान से देखा होगा, तो ये इस पॉइंट पे बैलेंस हुआ. और आप देख रहे हैं लेंथ जो है स्टाइलस की इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ कम है. ऐसा क्यों हुआ? इस तरफ आप देखेंगे थोड़ा मास ज्यादा, इधर मोटा है थोड़ा सा ये, और इधर आगे से पतला है. और मैंने बैलेंस कहाँ पे करवाया है इसको? उस तरफ जिस तरफ इसका मास थोड़ा ज्यादा आ रहा है. मैंने इसको बैलेंस करवाया इस पॉइंट पे जहां पे उसका मास थोड़ा ज्यादा आ रहा है. तो यानी कि सेंटर ऑफ मास किस तरफ स्लाइड हो रहा है? जिस तरफ मास ज्यादा है. ठीक वैसे ही इसका सेंटर ऑफ मास रॉड का इस तरफ आ जाएगा जिधर उसके हमने 4 किलो का एक बैग टांग दिया. अब इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर देते हैं. अभी तो 4 kgs का वेट टांगा था, इस तरफ एक 10 किलो का वेट टांग देते हैं. अभी मैंने बोला था कि सेंटर ऑफ मास 4 kg की वेट की तरफ आ जाएगा. अब सेम रॉड है, सेम ही रॉड है, एक तरफ 4 किलो का बैग टंगा हुआ, एक तरफ 10 किलो का बैग टंगा हुआ. अब सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? अब सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? 10 kg वाली की तरफ जाएगा. सेंटर ऑफ मास उधर स्लाइड हो जाएगा जिधर मास ज्यादा है. तो अब सेंटर ऑफ मास इधर मूव करेगा और यहां कहीं आ जाएगा. समझ रहे हैं? समझ आई बात? सेंटर ऑफ मास किधर मूव कर गया? जिधर वेट
ज्यादा हो गया है, इस तरफ 10 kgs आ गया, उसके कंपैरिजन में ज्यादा वेट है, तो सेंटर ऑफ मास इधर स्लाइड कर गया, क्योंकि इसको रॉड को बैलेंस करना है, रॉड टिल्ट ना हो, ऐसे ना हो, तो सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हो जाता है। द थिंग इज, अगर मैंने ये सेम रॉड अपने हाथ में पकड़ी होगी, इसका मतलब क्या है, अगर मैंने ये सेम रॉड हाथ में पकड़ी होगी, तो मैं किस तरफ अपना हाथ, किस तरफ अपनी फोर्स लगाऊंगी, किस तरफ से पकड़ के रखूंगी रॉड को, उस तरफ, इस तरफ से पकड़ के रखूंगी जिधर मास ज्यादा है। मैं ऐसे पकड़ के रखूंगी रॉड को, ताकि जो इधर 4 किलो वाला वेट है, ये जो 10 किलो वाला वेट है, ये ऐसे टिल्ट ना कर दे, ऊपर को ना उठा दे रॉड को, समझ रहे हो। तो जहां पे मेरा सेंटर ऑफ मास है, उधर ही मैं बैलेंस करने की कोशिश करूंगी ना, उधर ही अपने हाथ से रॉड को पकड़ूंगी। तो मैं इस तरफ हाथ हाथ का फोर्स लगाऊंगी, इस तरफ पकड़ने की कोशिश करूंगी, ताकि मेरी रॉड गिर ना जाए। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा आप सबको। नहीं हुआ तो एक बार ट्राई करना, ऐसे एक रॉड लेना या फिर एक लक्कड़ जो सेम ज्योमेट्रिकल बॉडी हो, सेम मास हो उसकी पूरी बॉडी में, सेम ही इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और आप लोग ये एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओके गाइस, टॉर्क क्या होता है। हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, मोशन इन 1D में फोर्स पढ़ लिया। हम कहते थे कि फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन आती है, बहुत पढ़ा, फोर्स है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स है तो यानी कि एक्सेलरेशन भी होगी। रोटेशनल मोशन के अंदर फोर्स नहीं पढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन के अंदर पढ़ते हैं टॉर्क, एंड दिस इज व्हाट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। कोई ऐसी फोर्स जो टर्न करवा दे, रोटेशन करवा दे, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को हम लोग लिखते कैसे हैं, टाउ, ये जो इसका एक सिंबल है, दिस इज टाउ, ठीक है। इसको टाउ ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये हमने पहले भी पढ़ा था। जहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ जाए वेक्टर्स की, जहां पे भी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ जाए वेक्टर्स की, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ जाए, तो हम लोग वेक्टर्स में क्या करते हैं, उसको आर एफ साइन थीटा लेते हैं, और जहां पे डॉट प्रोडक्ट आता है वहां पे लेते हैं कॉस थीटा। बस इतना ही ध्यान देंगे, ठीक है। अब ये आर है क्या, मैंने लिख तो दिया आर एफ साइन थीटा, ये है क्या आर। मैंने बोला कि कोई ऐसी फोर्स जो टर्निंग इफेक्ट करवा दे। फॉर एग्जाम्पल, आज हम रॉड के बारे में कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही सबसे आसान एग्जाम्पल है ना। जो आसान है उसी से शुरुआत करनी चाहिए, डिफिकल्ट तो आ ही जाएगा समझ। ये एक रॉड है, ठीक है, ये यहाँ पे जुड़ी हुई है, इसका ये हिंज पॉइंट है, यहाँ से अटैच्ड है ये इस दीवार के साथ। मैंने, ये रॉड है हॉरिजॉन्टली, मैंने इसको एक थीटा एंगल पे रोटेट करवा दिया, मैंने इसको एक थीटा एंगल पे रोटेट करवा दिया, ये लो, डन। थीटा एंगल पे रोटेट करवा दिया। कैसे करवाया होगा, कैसे करवाया होगा, मैंने फोर्स कैसे लगाई होगी इसको, मैं इसको ऐसे रोटेट करना चाहती हूँ, फोर्स कैसे लगी होगी, नीचे से मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगी इसके, तभी तो ये रोटेट होगी ना। मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगी तभी रोटेट होगी। ये नीचे कब ऐसे भी रोटेट हो सकती है, ऐसे भी रोटेट हो जाएगी। ऐसे कब रोटेट होगी, जब मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगी। जब मैं फोर्स इस पे ऐसे लगाऊंगी, मैं इसको नीचे की तरफ रोटेट कर सकती हूँ। जब मैं फोर्स ऐसे लगा रही हूँ, मैं इसको ऊपर की तरफ रोटेट कर सकती हूँ, ठीक है। क्या मैं इस रॉड को तब घुमा सकती हूँ जब मैं इसके पैरेलल एक फोर्स लगाऊं। रॉड ऐसे है, ये हिंज पॉइंट है इसका, मैं ऐसे एक फोर्स लगा रही हूँ, क्या मैं इसको रोटेट करवा सकती हूँ, इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट लेके आ सकती हूँ, नहीं लेके आ सकती, नहीं लेके आ सकती, है ना। मान लीजिए मैंने एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाई और इसको घुमा दिया यहाँ से, तो ये फोर्स कैसे आई, परपेंडिकुलर आई है, चाहे ऊपर से लग रही है चाहे नीचे से लग रही है, इस रॉड के परपेंडिकुलर वो फोर्स लग रही है। अब मैं एक इंक्लाइंड वर्जन लगाती हूँ फोर्स का। मान लीजिए मैंने फोर्स इस पे ऐसे लगाई है, ऐसे लगी है मेरी एफ, जो मैंने एफ लगाई है इस पे, वो ऐसे लगाई एक थीटा एंगल पे। अब देखो इसका जो बेस के साथ इसका थीटा है, वो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे, ये थीटा। मैंने फोर्स, मेरे पास रॉड ऐसे है, मैंने फोर्स ऐसे लगाई, ऐसे की तरफ लगाई है इसके ऊपर। अब ध्यान से दोगे, इसके दो कंपोनेंट बनते हैं फोर्स के, एक परपेंडिकुलर वाला
और एक पैरेलल वाला। अभी मैंने आपको बताया जो मैं इसके ऊपर पैरेलल फोर्स लगाऊंगी, जो इसी की दिशा में एक फोर्स लगाऊंगी, हॉरिजॉन्टली लगाऊंगी, क्या वो इसके अंदर एक रोटेशन लेके आएगी, एक टर्निंग इफेक्ट लेके आएगी? नहीं लेके आएगी। तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे? जो परपेंडिकुलर जा रहा है। और थीटा के साथ वाला क्या होता है? एफ कॉस थीटा। और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो उससे अलग हम लोग एक कंपोनेंट लेते हैं, दैट इज व्हाट? एफ साइन थीटा। थीटा के साथ वाला क्या होता है? कॉस थीटा। और दूसरे वाला कंपोनेंट जो बनता है वो क्या होता है? एफ साइन थीटा। तो ये एफ साइन थीटा वाली जो फोर्स है वो ही इसके अंदर एक टिल्ट लेके आएगी, एक थीटा एंगल पे उसको घुमाएगी, एफ साइन थीटा वाली फोर्स। तो हम उसमें कैसे लिखते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। समझ आया? ये वहां से निकल के आया है। ये जो मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा, वो समझ आया कैसे आया है? कि मैं अगर एक पैरेलल वाला जो फोर्स लगाती हूँ उससे इसकी दिशा नहीं बदलेगी, वो थीटा एंगल पे टिल्ट नहीं होगी रॉड। कैसे टिल्ट होगी? जब मैं उसका ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट लेती हूँ। मैंने एक इंक्लिनेशन पे एक थीटा एंगल पे फोर्स लगाई, उसका कौन सा कंपोनेंट लिया है? ये वर्टिकल कंपोनेंट लिया है, जिससे मेरे पास एफ साइन थीटा वाली फोर्स आएगी। और हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आता है ये। ठीक है, इसमें अब कुछ चीज पढ़ते हैं, एक आधा एग्जाम्पल और पढ़ते हैं, क्या बोलता है। आपने ध्यान दिया है घर में दरवाजे होते हैं ना, तो दरवाजे को पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है, वो हिंज पॉइंट जो होता है जहां से दरवाजा अटैच्ड होता है, ये यहाँ पे डोर आपका ये ऐसे है, ये इस पे एक हैंडल लगा हुआ, ये यहाँ से जुड़ा रहता है दरवाजा, और ये हैंडल एक आर डिस्टेंस पे है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। जहां से जुड़ा हुआ है दरवाजा वही तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, यहीं से जुड़ा हुआ है दरवाजा। तो इससे आर डिस्टेंस पे एक हैंडल बना होता है जहां से हम दरवाजे को पकड़ पाते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, अगर मुझे जोर कम लगाना है, मेरी ताकत कम लगे इस दरवाजे को खोलने के लिए, मुझे कमरे के अंदर जाना और दरवाजा खोलना है, अब मुझे ये दरवाजा खोलने के लिए कम ताकत लगानी है, कम फोर्स लगानी है। टॉर्क तो आ रही है, टर्निंग इफेक्ट तो आएगा, दरवाजा तो खुलेगा, दरवाजा तो खुलेगा, टर्निंग इफेक्ट तो आएगा, बट मुझे ये कम करनी है फोर्स। मुझे ये फोर्स कम करनी है, तो मैं क्या करूंगी? इसको फोर्स को, मुझे ये फोर्स कम करनी है, मैं चाहती हूँ कि ये फोर्स मेरी कम लगे, तो ये आर के साथ इसका रिलेशन देखो आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं चाहती हूँ कि मैं ये फोर्स को कम कर लूँ, टॉर्क तो लग रही है, टॉर्क तो सेम रहेगी, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको कम कर दूं। जब मैं इसको कम करना चाहती हूँ तो मैं इसको क्या करूंगी? आर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। रिलेशन से चेक करो ना, फॉर्मूला से चेक करो। ये साइन थीटा, मान लो थीटा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, इसको भूल जाओ अभी थीटा को थोड़ी देर के लिए, परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, साइन 90 इज 1, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो आर है उसके परपेंडिकुलर हम फोर्स लगा रहे हैं, साइन 90 इज 1। यहाँ पे आपने बस ये ध्यान देना है, मैं बोल रही हूँ कि टॉर्क तो लगेगी तभी तो दरवाजा खुलेगा, एक टर्निंग इफेक्ट आ रहा है ना, दरवाजे में एक टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, टॉर्क लगेगी, टॉर्क सेम रखनी है, टॉर्क सेम है। अब चेंज क्या करना है हमने? बस मैं कह रही हूँ कि दरवाजा खोलने में मेरी जान कम लगे, मेरी ताकत कम लगे, दरवाजा स्मूथली खुल जाए। मतलब क्या? फोर्स कम लगाऊं मैं फोर्स कम करना चाहती हूँ। और फोर्स कम करने का तरीका क्या है? फोर्स कम करने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है कि मुझे आर इंक्रीज करना है, आर इंक्रीज होगा तभी तो एफ कम होगा। तो मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना मैं आर, जितना मैं हैंडल दूर करती जाऊंगी, जितना मैं दूर बनाती जाऊंगी उसको, उतना ही मुझे दरवाजा खोलने में आसानी होगी। इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से। आप हमेशा देखना घरों में हमेशा एज पे लगा होगा हैंडल, आर उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर बहुत बड़ा होगा तभी जाके हैंडल लगाते हैं ताकि खोलने में आसानी हो। अगर मैं बीच में लगा दूं ये हैंडल तो मेरे को बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी वो दरवाजा खोलने में। अगर मैं बीच में लगा दूं तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी दरवाजा खोलने में। एक एग्जांपल और है, हैंड पंप होता है, हैंड पंप, ऐसे इस पे ये पानी यहां से निकलता है, ठीक है। हैंडपंप में बच्चे जिनको नहीं पता होता, छोटे छोटे बच्चे, वो यहाँ पे प्रेशर डालते हैं, वो यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, और यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे आर देखो आप, जस्ट अ सेकेंड,
टॉर्क तो यहाँ पे लगेगी। अगर मैं यहाँ पे फोर्स देने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे आर देखो छोटा है, यहाँ पे आर छोटा है, और जब मैं यहाँ पे इसके फोर्स लगाऊंगी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर यहाँ पे बड़ा है। आर मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर लिया तो यहाँ पे मुझे फोर्स कम लगानी पड़ेगी और मैं पानी आसानी से निकाल सकती हूँ हैंड पंप से। अगर मैं यहाँ पे फोर्स दे रही हूँ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आर बहुत छोटा डिस्टेंस है, आर कम हो जाएगा तो फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। टॉर्क में बस इतना ही फंडा याद रखना है आपको कि ये बहुत बहुत कॉमन एग्जाम्पल है दरवाजे वाला, सबके घरों में आप देख सकते हैं हैंडल बिल्कुल एज पे लगा होता है। और वो क्यों लगा होता है अब आपको समझ आ गया, क्योंकि वो आर इंक्रीज करते हैं ताकि हमारी फोर्स कम लगे, हमारी ताकत कम लगे। ठीक है, टॉर्क का कॉन्सेप्ट है वहां पे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वन थिंग लेफ्ट, दैट इज ये क्या बोलता है, टॉर्क बाय कपल। ये क्या चीज है, टॉर्क बाय कपल क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रॉड है, एक फोर्स यहां पे लगाई, सेम फोर्स यहां पे लगाई, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल है, एफ ही लग रहा है, इस तरफ भी एफ लग रहा है, इस तरफ भी एफ लग रहा है, सेम फोर्स है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, अलग अलग जगह पे लग रही हो, सेम वैल्यू की लग रही हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो, उसको हम बोलते हैं टॉर्क बाय कपल। टॉर्क बाय कपल क्या करता है, ये रोटेशनल मोशन करवाएगा पर ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर सकता। ट्रांसलेशन मोशन मतलब लीनियर मोशन, मोशन इन 1D नहीं करवाएगा। लीनियर मोशन यानी कि मोशन इन 1D कराने की कैपेसिटी इसके पास नहीं होती है। टॉर्क बाय कपल के पास लीनियर मोशन करवाने की कोई कैपेसिटी नहीं है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं करवाएगा, रोटेशनल करवाएगा, सिर्फ रोटेशनल मोशन करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टर्न अ बॉटल कैप टू ओपन इट, आपके पास पानी की बॉटल है, अभी ट्राई कर लेना, उसका ढक्कन खोलने की कोशिश करेंगे, व्हेन यू ट्राई टू ओपन द लिड ऑफ दैट बॉटल, उसका ढक्कन खोलने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे टॉर्क बाय कपल है। ये उंगली इधर की तरफ आने की कोशिश कर रही है और ये जो आपका थंब है, अंगूठा, इस तरफ जाने की कोशिश करता है, तब जाके वो ढक्कन खुल पाता है। क्या वहां पे ढक्कन को कोई लीनियर मोशन मिली है, नहीं, घूम रहा है ना, सिर्फ रोटेशनल मोशन है, घूम के खुल जाएगा, फिर आप पानी पी सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्राई कर सकते हैं आप, इसको बोलते हैं टॉर्क बाय कपल। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ टॉर्क अभी हमने पढ़ ही लिया, हैंड पंप में कैसे है, ओपनिंग ऑफ डोर बाय इट्स हिंज, है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिन्होंने आटा पीसने वाली चक्की देखी है, जो पहले घरों में होती थी, आटा पीसने वाली चक्की जिन्होंने देखी है घरों में होती थी ऐसे, उसके यहाँ पे एक हैंडल लगा होता है जिसको पकड़ के हम घुमाते हैं, वो एक पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, पीछे की तरफ लगा होता है, दूर लगा होता था, ऐसे घूमती है वो चक्की। अगर वो नजदीक लगा दें, अगर वो हैंडल यहाँ कहीं लगा दें तो फोर्स किसमें ज्यादा लगेगी, यहाँ पे। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि आर बहुत छोटा हो गया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहाँ पे अगर नजदीक लगा देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यहाँ पे हैंडल लगा देंगे तो इसको घुमाने में बहुत जान लगेगी। तो जान ना लगे जिसने आटा पीसना है उसकी, तो आर बहुत बड़ा करा जाता है, दूर किया जाता है, ताकि हैंडल दूर लगा सकें और फोर्स कम लगे, फोर्स कम लगे और आसानी से हमारा काम हो जाए। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशन है टॉर्क की। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बच्चों। इनर्शिया पढ़ा था आपने मोशन 1D में, हमने बोला था कि कार चल रही है, अचानक से ब्रेक लग गई तो आप एकदम आगे की तरफ गिरेंगे, क्यों, इनर्शिया था वहां पे। इनर्शिया कैसे था, आपकी बॉडी उस कार के साथ मोशन में थी और वो अचानक से रेस्ट में नहीं आना चाहती, तो वो मोशन में ही रहती है, तो जैसी ब्रेक लगी तो आप आगे की तरफ गिरते हैं, टाइम लगता है उसको रेस्ट में आने में, समझ रहे हैं, वो हमने वहां पे पढ़ा था इनर्शिया। अब रोटेशनल मोशन में हम लोग पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहां पे इनर्शिया, लीनियर मोशन में हमने बोला था कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट है, जितना ज्यादा उसका मास है, उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। यहाँ पे क्या बोलता है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच रेजिस्ट चेंज इन द रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के अंदर चेंज ले आए, जो रोटेशनल मोशन के अंदर चेंज रेजिस्ट करे, वहां पे हमारी लीनियर मोशन के अंदर रेजिस्टेंस आ रही थी, गाड़ी चल रही है, ब्रेक लग रही है, तो मेरी बॉडी अभी मोशन वाले ही इनर्शिया में, इनर्शिया ऑफ मोशन में रेस्ट आने में उसको टाइम लगता है, इसलिए हम लोग आगे की तरफ गिर जाते हैं।
रोटेशन में क्या, रोटेशनल मोशन में एक पर्टिकुलर कोई चेंज आए उसको रेजिस्ट जो करती है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसके लिए फॉर्मूला है I इज इक्वल टू mr²। ये r जो डिस्टेंस होता है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है उससे कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी पे है, दैट इज r। और इसको हम लोग निकालते हैं रोटेशनल मोशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I इज इक्वल टू mr²। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। रोटेशनल मोशन में हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ लिया कि लीनियर मोशन में क्या बोलते हैं स्पीड को, वेलोसिटी क्या है, एंगुलर उसका रिलेशन हमने चेक किया एंगुलर स्पीड के साथ v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब मोशन इन 1D वाली इक्वेशन सारी रोटेशनल मोशन में लग सकती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए बाय चांस तो आप लोग ये सारी इक्वेशन वहां पे यूज कर सकते हैं। कैसे, ये पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम यहाँ पे किससे डोनेट करेंगे, ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, इनिशियल स्पीड और इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा टी, प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा टी। सेकंड क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस केस में रोटेशनल मोशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, s क्या है, थीटा इज इक्वल टू u यानी कि ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये पढ़ा था, v क्या है, ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a यानी कि अल्फा s यानी कि थीटा। मोशन इन 1D वाली इक्वेशन सारी रोटेशनल मोशन में लग सकती हैं। देखो अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये सारी इक्वेशन आसानी से आप यूज कर सकते हैं, और नहीं भी है तो आइए आपको पता होना इंपॉर्टेंट है कि हमने उसका रिलेशन मोशन 1D के साथ कैसे किया। आगे चलते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या है। ओके फाइन, मोमेंटम पढ़ा था, मोमेंटम क्या पढ़ा था, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या पढ़ा था, मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं L से, एंड ये क्या होता है, R का वेक्टर मल्टीप्लाई बाय P वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट है आर पी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आएगा। अब ये R क्या है, वही डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस पे रोटेशन हो रहा होगा, मान लीजिए इस एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है, इससे एक R डिस्टेंस, ये R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे यानी कि आर पी साइन थीटा दैट इज आर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को आगे निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो रिटन एज L इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको चेक करते हैं कि ये कैसे आता है। L इज इक्वल टू आई ओमेगा कैसे आया, अगर मैं थीटा को 90 डिग्री ले लूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1, तो मेरे पास क्या आया, L इज इक्वल टू आर पी, L इज इक्वल टू आर और P क्या होता है mv, यानी कि क्या बना mvr। इतना सबको समझ आ गया। अब ध्यान से देखो, v का रिलेशन क्या पड़ा था ओमेगा के साथ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, याद आ रहा है, बस यहाँ पे डालना है। अब दोबारा चेक करो क्या बना, mr स्क्वायर ओमेगा। mr स्क्वायर अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। आ गया ये फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन आ गया ओमेगा के साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ भी आ गया। अगर ओमेगा सेम रहता है, अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी तो एंगुलर मोमेंटम के लिए डिसाइड करने का फैक्टर सिर्फ एक है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो एंगुलर मोमेंटम भी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट रहता है, अगर ये सेम रहता है, वो रॉड वाले केस में भी अगर ये थीटा सेम रहता है तो एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी,
और अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी तो वहां पे हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैसे चेक करेंगे, हम लोग इनर्शिया के थ्रू चेक करेंगे कि इनर्शिया में क्या चेंज आता है। ठीक है, नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या बोलता है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो पढ़ा था ना, कि इनिशियल मोमेंटम जो रहती है फाइनली भी वही रहती है। वैसे ही रोटेशनल मोशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ये बोलता है कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, हमने बोला था अगर किसी सिस्टम पे बाहरी कोई फोर्स नहीं लगी है, बाहरी कोई ताकत नहीं लगती है, तो उसकी मोमेंटम कंजर्व्ड रहती है हमेशा। कोई भी अगर फोर्स नहीं आती है उसके ऊपर तो उसकी मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। ठीक वैसे ही यहाँ पे ये बोलता है कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगती है, बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लगती है, तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहती है। यानी कि dl/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो पहले थी मोमेंटम वही बाद में रहने वाली है। समझ आया? क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेम रहता है, जो पहले था वही रहेगा, बाद में भी कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि कोई टॉर्क नहीं लगी है, टॉर्क क्या हो जाएगी, जीरो। टॉर्क क्या हो जाएगी, जीरो। अगर टॉर्क जीरो है तो हम कहेंगे कि चेंज है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। काइनेटिक एनर्जी जैसे 1D में थी वैसे ही रोटेशनल मोशन में भी है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में भी काइनेटिक एनर्जी है। उसके बीच का रिलेशन निकालते हैं कैसे। ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है रोटेशनल मोशन में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वे कैसे आया वो चेक करते हैं। अच्छा 1D वाली लिखो, सबको याद है, हाफ एम वी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं करना। v क्या होता है, आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। डाल दो, बस वैल्यू डाल दो, हाफ एम आर स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। एम आर स्क्वायर क्या बन रहा था, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आ गया फॉर्मूला। अगर ये याद भी नहीं रहता है तो आप ये आराम से निकाल सकते हो ना। हाफ एम वी स्क्वायर तो सबको पता है, और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा भी अभी तक का रट गया होगा सबको। तो अगर ये नहीं भी याद रहता तो भी आप इसको आराम से निकाल सकते हो, अदरवाइज इसको याद ही कर लो, कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है, नेक्स्ट, फाइन। ये कुछ रिलेशंस हैं, अभी आपने पढ़ भी लिए हैं। एल हमने कैसे निकाला था आई ओमेगा के लिए। एक टॉर्क के लिए और जान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन भी पता लग गया आपको ओमेगा के साथ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और मोमेंटम का भी, एंगुलर मोमेंटम का भी पता लग गया आई ओमेगा। ठीक है, टॉर्क के लिए निकालते हैं। हमने टॉर्क के लिए क्या लिखा था, आर एफ साइन थीटा, और इस थीटा को 90 डिग्री ले लेते हैं तो ये बन जाता है आर एफ। ठीक है, एफ को कैसे लिख सकते हैं, और एफ को हम लोग और कैसे लिखते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग एफ को और कैसे लिखते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे लिखते थे। अब एक बात बताओ, लीनियर एक्सेलरेशन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है सर्कुलर मोशन में, उसका रिलेशन हम लोग निकालते थे एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। वो क्या होता था, याद है सबको, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। याद आ रहा है, हमने पढ़ा है ये, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। बस वही डालना है यहाँ पे। क्या आया, आर स्क्वायर एम अल्फा। इसको थोड़ा सा सुंदर बना के लिख लो यार, कंफ्यूजन हो जाएगी। एम आर स्क्वायर अल्फा, तो एम आर स्क्वायर क्या है, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क का रिलेशन आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, टॉर्क का रिलेशन आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, आई अल्फा। बस यही बताना था कि टॉर्क को आई अल्फा कैसे लिखा गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रिलेट करवा के लिख लिया। ठीक है, जो नॉर्मल कॉमन इसका फॉर्मूला है आर एफ, वो आपको पता ही है। नेक्स्ट, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या है बच्चों, रोलिंग मोशन में ये एक ऑब्जेक्ट है, ये अपनी एक्सिस के अराउंड तो घूम ही रहा है, अपनी एक्सिस के अराउंड तो घूम ही रहा है, बट आगे आगे भी चल रहा है। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है, ये वाली लीनियर मोशन भी कर रहा है, और अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूम रहा है। जैसे कि एक व्हील, कार का एक व्हील, वो अपनी एक्सिस के अराउंड घूमता भी है और आगे की तरफ भी मूव होती रहती है, हमारी गाड़ी चलती रहती है, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। और इन दोनों को, रोटेशनल को प्लस ट्रांसलेशन को, हम लोग बोलते हैं इकट्ठा रोलिंग मोशन। ठीक है, अब टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता लगी,
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता लगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्लस ट्रांसलेशनल में लीनियर मोशन में हमारे पास क्या थी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। बस ये रोलिंग मोशन आपको इतना ही बोलती है कि इस टाइम इस ऑब्जेक्ट के पास दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी होगी, एक तो उसकी रोलिंग मोशन के कारण जो अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है उसके कारण, और एक वो जो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है उसके कारण एक काइनेटिक एनर्जी होगी। दोनों मोशंस के कारण एक एक काइनेटिक एनर्जी होगी। दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, क्या बोलता है, a man is sitting on a revolving stool with his arm outstretched when he suddenly pulls his arms inside, then क्या होगा। अच्छा, एक घूमने वाला टेबल है, गोल गोल घूमने वाला टेबल है, एक लड़का उस पे बैठा है, वो क्या करता है, पहले अपनी बाजू ऐसे खोल के रखता है और गोल गोल स्पिन कर रहा है उस टेबल के ऊपर। when he suddenly pulls his arms inside, अगर वो अपनी बाजुओं को अंदर ले आएगा, पहले खोली हुई थी ऐसे और गोल गोल घूम रहा था, और अब अंदर बंद कर ली उसने, ऐसे कर ली अपनी बाजुएं, अपने आर्म्स उसने ऐसे बंद कर लिए, तो कहता है क्या होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा, हिज एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, हिज एंगुलर मोमेंटम इंक्रीजेस। ध्यान देंगे, ये मान लीजिए ऐसे ये एक बॉय है और ये इस पे बैठा है, ये घूमने वाला टेबल है, अभी इसने बाजुएं खोली हुई हैं और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसकी आर्म्स अभी खुली हुई हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो आर है वो अभी कुछ एक डिस्टेंस पे है ना, आर की हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है। अभी इनिशियल स्टेट ये है, फाइनल स्टेट में क्या होता है, बाद में वो क्या करता है, अभी उसने बंद कर ली अपनी आर्म्स, काफी अच्छी डायग्राम बनाई है मैंने वैसे, है ना, बढ़िया। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसने अपनी बाजुएं बंद कर ली हैं, उसने आर्म क्लोज कर ली है। अब क्या होगा, ये आर क्या हो गया, ये आर कम हो गया, आर फाइनल इज लेस देन आर इनिशियल। अब जो आर है वो कम हो गया आर से, पहले आर से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एम आर स्क्वायर। आर कम हो गया तो इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आर कम हो गया है यहाँ पे तो इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम। मास तो सेम है, मास में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ किस में चेंज आया, आर में। पहले आर बड़ा हो रहा था, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज्यादा था, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कम है, आर कम हो गया तो हम कहेंगे हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस। ऑप्शन बी, हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस। गॉट इट। नेक्स्ट, an athlete diving off a springboard can perform a variety of exercise in tube air before entering the water body. Which one of the following parameters will remain constant during the fall? कहता है एक एथलीट स्प्रिंग बोर्ड पे डाइविंग ऑफ स्प्रिंग बोर्ड कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ, हवा के अंदर ना जब एक स्विमिंग पूल में कोई जंप करता है उससे पहले कुछ वो एक्रोबैटिक्स या फिर समरसॉल्ट करते हैं, कुछ ऐसे गोल गोल घूम के कुछ आपको एक परफॉर्मेंस दिखाएंगे, एक्रोबैटिक्स बोलते हैं उसको। तो वो ऐसे हवा में ऐसे घूम सकता है गोल गोल एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी के साथ। बोलता है कि पानी में जाने से पहले ऐसे सिचुएशन में उसकी क्या चीज कांस्टेंट रहने वाली है, एथलीट्स लीनियर मोमेंटम, एथलीट्स एंगुलर मोमेंटम, एथलीट्स काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी आएगा यहाँ पे, एनर्जी, एथलीट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या चीज कांस्टेंट रहेगी। अब ध्यान देंगे, L इज इक्वल टू एम वी आर, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, हमने पढ़ा था L इज इक्वल टू एम वी आर। हमने बोला अगर हम इसको V इज इक्वल टू आर ओमेगा डाल देते हैं, ये ऐसे आता है, जब वो घूम रहा है, जब वो ऐसे ऐसे घूम रहा है, एक्रोबैटिक्स कर रहा है हवा के अंदर, तो हमने बोला कि उसका ओमेगा सेम है, उसका ओमेगा सेम है। ऐसी सिचुएशन में जब वो एक्रोबैटिक्स कर रहा है उसका ओमेगा सेम रह रहा है अगर, तो सारी चीज किस पे डिपेंड कर जाती है, एनर्शिया पे, एनर्शिया पे डिपेंड कर जाती है। अब उसने एनर्शिया भी चेंज नहीं होने दिया अपना, उसने अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं चेंज होने दिया, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगी, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगी, सेम रहेगी ना। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं,
हम कहेंगे कि एथलीट की एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगी। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, वो ऐसे, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा अब ध्यान दो, मास उसका चेंज हो रहा है कहीं पे, सेम ही बंदा है, बंदा थोड़ी ना चेंज हो गया। वो जिस एथलीट ने वो समरसॉल्ट करना था वो सेम है, उसका मास सेम है। हमने बोला ये सेम रहेगा, एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। कैसे सेम रहता है ये? मैं अभी अभी आपने अपनी चीज पढ़ी थी कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही है, अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगती है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग को एक्सटर्नल टॉर्क का केस लेके चल रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो मैं क्या कहूंगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, यानी कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। एंगुलर मोमेंटम की बात चल रही है, यहाँ पे टॉर्क का केस है, वो एक रोल कर रहा है, वो एक मतलब समरसॉल्ट कर रहा है, घूमेगा, वो ऐसे कलाबाजी करेगा, ठीक है। तो हम टॉर्क का केस लेंगे, हम कह रहे हैं कि टॉर्क तो यहाँ पे आ ही नहीं रही, कोई एक्सटर्नल टॉर्क है ही नहीं। जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा? कांस्टेंट। इनिशियली जो मोमेंटम थी फाइनली भी वही रहेगी, एंगुलर मोमेंटम जो उसके पास पहले थी फाइनली भी वही रहेगी। तो उसके लिए एक उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने बोला कि ये सेम रहेगा, एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। अब उसके लिए क्या फैक्टर आता है? एम तो सेम ही रहेगा, एम में कोई चेंज नहीं आना, एल में कोई चेंज नहीं आना, कि एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आना। तो इसकी बात आती है यहाँ पे, वो ये कि अब v और r का रिलेशन बिठाना है आपको, इस चीज को सेम रखना है। तो अगर v ज्यादा होगा तो r कम हो जाएगा, अगर v ज्यादा होगा तो r कम हो जाएगा, अगर r ज्यादा है तो v कम हो जाएगा। समझ आया? उसने इस एंगुलर मोमेंटम को सेम कैसे रखा? हमने बोला कि एथलीट की एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगी क्योंकि टॉर्क नहीं लग रही है, उसने उसको सेम कैसे रखा है? इस वाले वेक्टर को भूल जाओ, मैंने बोला कि उसकी एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगी, उसने इसको सेम कैसे रखा है? एंगुलर मोमेंटम को कैसे सेम रखा? अब वो अपना आर कम कर लेता है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर अगर वो कम कर लेगा तो उसकी वी ज्यादा हो जाएगी, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। और अगर वो आर बढ़ा लेता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो कभी भी देखना वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, अगर उन्होंने पहले बाजू खोली होती है, अपनी आर्म्स खोली होती है, तो वो बंद कर लेंगे ताकि उनका आर कम हो जाए। आर कम होने से वी बढ़ जाएगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को हमने कंजर्व रखना है। इसका आंसर यही है, एथलीट की एंगुलर मोमेंटम जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही है। एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही है तो मोमेंटम सेम रखनी है, मास हमेशा सेम रहेगा। तो फॉर्मूला से आपके पास v और r के पास एक रिलेशन आता है कि अगर वो r कम कर लेगा तो v ज्यादा हो जाएगा क्योंकि l सेम रखना है उसको, r ज्यादा कर लेगा तो v कम हो जाएगा क्योंकि l सेम रखना है। इससे एक और ये चीज निकल के आती है कि अगर उनको स्पीड इंक्रीज करनी है, अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है पानी में, अगर उनको स्विमिंग पूल में अब जाना है और वो स्पीड उनकी एकदम से बढ़ जाती है, वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो अपना आर कम कर लेते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर रोटेशनल मोशन का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नोट्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में ही रिवाइज करना है सब कुछ, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। कंसेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है। हमने सेंटर ऑफ मास भी कवर किया, सेंटर ऑफ मास क्या है, उसको कैसे चेक करना है, वो किधर को मूव करेगा, ये भी पढ़ा हमने कि जिधर मास इंक्रीज होता जाएगा उधर ही सेंटर ऑफ मास चला जाएगा ज्योमेट्रिकल बॉडी का, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।